हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रिलायंस के सितंबर तिमाही के नतीजे रिलीज कर दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलायंस रिटेल के भी सितंबर तिमाही के नतीजे रिलीज कर दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जियो के बारे में। सबके सितंबर तिमाही नतीजे जो आए हैं उसके हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्सपर्ट ने इस पर क्या कहा है, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझ के जाइए कि इस कंपनी का प्रॉफिट क्या रहा, उसका EBITDA क्या रहा, उसका मार्जिन क्या रहा, कंपनी ने किस सेगमेंट में आगे कारोबार करने के लिए अपना कदम बढ़ाया है। ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों और पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा मैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपको अपने सुनील के मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं दोस्तों। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर दोस्तों 9.4% बढ़कर 16,563 करोड़ रुपये रहा दोस्तों। इसके मुकाबले एक तिमाही पहले रिलायंस इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट दोस्तों 15,138 करोड़ रुपये था दोस्तों। हालांकि एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 17,394 करोड़ रुपये था दोस्तों। उस हिसाब से देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में 5% की गिरावट आई है, लेकिन तिमाही आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री की ऑयल एंड गैस बिजनेस की EBITDA ग्रोथ जो है दोस्तों साल दर साल 11% बढ़ी है दोस्तों। वहीं फिजिकल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में यह बढ़कर 5290 करोड़ रुपये हो गया है दोस्तों। पिछले साल इसी तिमाही में 4766 करोड़ रुपये था दोस्तों। इस दौरान EBITDA मार्जिन में भी शानदार सुधार देखने को मिला है। EBITDA मार्जिन सितंबर तिमाही में 85% रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 72% था दोस्तों। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की रेवेन्यू में भी तेजी आई है दोस्तों। कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक डोमेस्टिक सेल्स बढ़ाने से प्रोडक्शन वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ है। मोबाइल सर्विसेज के चार्ज बढ़ाने से डिजिटल सर्विसेज डिवाइजर का भी रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों। हालांकि ऑयल एंड गैस सेगमेंट में गिरावट आई है। गैस प्राइस रियलाइजेशन घटने से कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पर असर पड़ा है दोस्तों और रेवेन्यू में 6% की कमी आई है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इस अवधि में रिलायंस रिटेल में कंपनी की रिटेल कारोबार की सालाना आधार पर 77,163 करोड़ रुपये से घटकर 76,325 करोड़ रुपये पर रही दोस्तों। इस अवधि में रिटेल सेगमेंट का EBITDA दोस्तों 5831 करोड़ रुपये से घटकर 5831 करोड़ रुपये से बढ़कर 5861 करोड़ रुपये पर रहा और EBITDA मार्जिन 7.6% से बढ़कर 7.7% पर रहा दोस्तों। रिलायंस रिटेल की दूसरी तिमाही में 464 नए स्टोर खोले गए हैं दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, रिलायंस रिटेल की दूसरी तिमाही में 464 नए स्टोर खोले गए हैं। वहीं दूसरी तिमाही में फुटफॉल जो है दोस्तों वो 14.2% से बढ़कर 29.7 करोड़ रुपये पर रही है दोस्तों। रिलायंस रिटेल की कार्यकारी निदेशक यानी कि ईशा अंबानी ने कहा है कि रिलायंस रिटेल के भविष्य के ग्रोथ के लिए एक मजबूत आधार बनाने और बाजार को अपनी लीडरशिप बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में निवेश करना जारी रखेगा दोस्तों। हम अपने ग्राहकों के लिए नए नए उत्पादों के साथ अपने ऑफर्स को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं दोस्तों। और ईशा अंबानी ने कहा है कि हमारे ऑफर्स में रोज़मर्रा की वस्तुएं, आवश्यक वस्तुओं से लेकर प्रीमियम प्रोडक्ट तक शामिल है दोस्तों। यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए भी ये लोग सामान रखते हैं और जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए भी ये लोग सारी सामानों की व्यवस्था रखते हैं जो उनके रोज़मर्रा की चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अपनी प्रोडक्ट्स कैटेगरी को लगातार बढ़ाकर और तमाम कैटेगरियों में इनोवेशन करके हम एक ऐसी शॉपिंग सुविधा दे रहे हैं जो हमारे ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करती है दोस्तों और रिटेल सेक्टर में हमारी लीडरशिप को मजबूत करती है। दूसरी तिमाही के दौरान सभी फॉर्मेट ग्राहकों की संख्या 29.7 करोड़ से ज़्यादा हो गई है दोस्तों, जो साल दर साल 14% की बढ़त दर्शाता है दोस्तों।
डिजिटल कॉमर्स और नए कॉमर्स बिजनेस में भी बढ़त हुई है, जो कुल आय में 17% का योगदान देता है दोस्तों। दूसरी तिमाही में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों। फैशन और लाइफ स्टाइल सेगमेंट में भी अच्छी बढ़त मिली है। स्मार्ट बाजार फॉर्मेट की लीडरशिप में किराना खंड में भी ग्रोथ रही है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस रिटेल सेगमेंट अपने कंज्यूमर टच पॉइंट और प्रोडक्ट्स ऑफर्स को फिजिकल और डिजिटली चैनलों पर बढ़ाना जारी रखे हुए है दोस्तों। ये किसने कहा है? मुकेश अंबानी ने। कंपनी का खास ओमनी चैनल रिटेल मॉडल कारोबार को अलग अलग ग्राहकों की ज़रूरत के मुताबिक विकसित करने की सहूलियत देता है दोस्तों। रिटेल कारोबार दिग्गज घरेलू और ग्लोबल कंपनियों के साथ साझेदारी को लगातार बढ़ा रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं रिलायंस अपने स्टोर को बढ़ा रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, जिससे कंपनी की क्वालिटी प्रोडक्ट्स बास्केट में विस्तार हुआ है दोस्तों। रिटेल कारोबारों को मजबूत करने पर फोकस करने से हमें आने वाली तिमाहियों और वर्ष में इस कारोबार को तेज़ी से बढ़ाने और इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ को रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलेगी दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सपर्ट का क्या कहना है दोस्तों। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए CNBC आवाज़ के साथ रहे मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बालगिया, SIMF के हेड ऑफ रिसर्च सदर अवस्थी, टेरेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह और शेर खान बाय BNP पैरिस के विनोद मोदी। तो दोस्तों इन्होंने क्या राय दिया है, चलिए बात करते हैं। कंपनी के नतीजों पर अपनी राय देते हुए शरद अवस्थी ने कहा है कि पैट, एबिटा और मार्जिन के मोर्चे पर कंपनी के नतीजे उम्मीद से थोड़े बेहतर ही रहे हैं दोस्तों। कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी को नतीजे काफ़ी संतुलित और उम्मीद से थोड़ा बेहतर ही रहे हैं। पार्थिव शाह की राय है कि दूसरी तिमाही में चीन की डिमांड में कमजोरी और भारत की डीजल की मांग में 3% की गिरावट के कारण सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। इसके चलते एबिटा सालाना आधार पर हमने जितनी कमजोरी की अनुमान लगाया था उतनी ही कमजोरी देखी गई है दोस्तों। पॉजिटिव सरप्राइज की रिफाइनिंग का थ्रू पॉइंट और ओवरऑल वॉल्यूम रहा है दोस्तों। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है और एक कंपनी के लिए अच्छा संकेत है दोस्तों। पार्थिव शाह का कहना है कि बड़े करेक्शन के बाद रिलायंस में इस समय खरीदारी का अच्छा मौका दिख रहा है दोस्तों। वहीं कहा कि कल भी इस शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। कंपनी के ग्रोथ में आगे रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल कारोबार का अच्छा योगदान देखने को मिल सकता है दोस्तों। इस लेवल पर निवेशक इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं दोस्तों। निवेशक इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं दोस्तों। अम्बरीश बालगिया का कहना है कि कुछ दिनों में स्टॉक में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है। इस नतीजे के बाद स्टॉक में खरीदारी का अच्छा मौका बनता है। यहाँ स्टॉक में बहुत गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसे में स्टॉक का रिस्क रिवार्ड अच्छा लग रहा है दोस्तों। वहीं शरद अवस्थी ने रिलायंस पर अपनी राय देते हुए कहा कि वे इस स्टॉक में खरीदारी करने के पक्ष में है। कंपनी के जैसी नीतियां हैं उससे देखने से लगता है कि अगले 2 सालों में इसमें तमाम नए सेगमेंट अपना योगदान शुरू कर देंगे दोस्तों। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रीन एनर्जी बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। जियो रिटेल बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है दोस्तों। कंपनी के लिए अगले 3 से 4 साल काफ़ी अच्छे रह सकते हैं दोस्तों। अगले साल के नज़रिए से देखते हुए इस स्टॉक में 3300 से 3400 के नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। बाजार जानकारों का ये भी कहना है कि बाजार ने स्टॉक के नेगेटिव साइड को काफ़ी हद तक पचा लिया है दोस्तों। वहीं कल बाजार स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर फोकस करेगा दोस्तों। ऐसे में कल इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और ऐसे ही आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई किसी भी स्टॉक के नतीजों के बारे में जानना हो या फिर किसी पर्सनल स्टॉक के बारे में उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके पॉजिटिव साइड को देखना हो तो मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और नए जो भी स्टॉक मार्केट्स में ऑपरेट्स होते हैं मैं उस पर वीडियो बना के लाते रहता हूँ अपने इस चैनल पे।
तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।